बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिप्सम प्रोडक्ट के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स और मैनिपुलेशन को। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके सेटिंग रिएक्शन और सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जिप्सम प्रोडक्ट के सेटिंग रिएक्शन को। जिप्सम प्रोडक्ट के सेटिंग रिएक्शन को समझने से पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ जिप्सम प्रोडक्ट के नहीं बल्कि डेंटल मटीरियल्स में आगे जाके जब आप दूसरे मटीरियल्स भी करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा होता है, तो यहीं पे क्लियर कर लेना बहुत बेटर होता है। केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे जो सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि इवेंचुअली डेंटिस्ट्री में मटेरियल क्या हो रहा है आपके पास, फ्लूइड से यानी कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की रैंडम अरेंजमेंट होती है, हैप्पैज़ार्ड अरेंजमेंट होती है, कोई भी ऑर्डर्ड या रिपीटेड अरेंजमेंट नहीं होती, बल्कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रैंडम अरेंज हुए होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं जिनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एक रिपीटेड, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ये वाला जो है वो अरेंजमेंट यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिसमें अरेंज हुए हैं। तो ये जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है, इसे यूनिट सेल कहा जाता है या क्रिस्टल कहा जाता है। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों होता है? क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक रिपीटेड अरेंजमेंट में, एक ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं। और वो जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग अरेंजमेंट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, उसे क्रिस्टल या यूनिट सेल कहा जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ये स्ट्रक्चर, ये जो एकदम रिपीटेड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, किस तरह से फॉर्म होती है? क्योंकि डेंटिस्ट्री में हम जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। क्योंकि अभी हम जिप्सम प्रोडक्ट में भी डिस्कस करेंगे सेटिंग प्रोसेस में कि जिप्सम प्रोडक्ट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक बहुत ही रिपीटेड ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट में है, जिसमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो अरेंज हुए हैं, यूनिट सेल की फॉर्म में अरेंज हुए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है इसे डिस्कस करते हैं सबसे पहले। अब ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली फॉर्म उससे होता है कि फॉर एग्जांपल कि ये एक लिक्विड है जिसे सॉलिड में कन्वर्ट होना है, और वो सॉलिड कैसा बनेगा? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। यानी कि ये लिक्विड है, मटेरियल अभी लिक्विड फॉर्म में है, इसे सॉलिड में कन्वर्ट होना है, और सॉलिड ये कैसा बनेगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो लिक्विड से सॉलिड में इसकी कन्वर्जन होती है वो किस तरह से होती है कि न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनते हैं। यानी कि कुछ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेबलाइज हो जाते हैं। ये यानी कि न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्टेबलाइज हो जाते हैं, और फिर जिनके अराउंड जो है वो दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो अरेंज होना शुरू होते हैं, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। इस तरह से अरेंज होना जो है वो शुरू होते हैं। तो एक न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से एक क्रिस्टल बनता है। तो इसी तरह से मटेरियल में मल्टीपल न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मल्टीपल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टेबलाइज होते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनाते हैं। फिर जो दूसरे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनके अराउंड अरेंज होना शुरू होते हैं, और इस तरह से जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक क्रिस्टल एक न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से फॉर्म होता है। तो इस तरह से फिर मटेरियल जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्लूइड से क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, यानी कि ऐसे सॉलिड जो कि क्रिस्टलाइन होते हैं, जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, वो इसी तरह से फॉर्म होते हैं। और ये है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको हेल्प आउट करेगा थ्रू आउट योर डेंटल मटीरियल्स कोर्स। अब डिस्कस करते हैं जिप्सम प्रोडक्ट का सेटिंग जो प्रोसेस है। जिप्सम प्रोडक्ट का जो सेटिंग प्रोसेस है उससे रिलेटेड 3 तरह की थ्योरीज हैं, हाइड्रेशन थ्योरी, कोलाइडल थ्योरी और डिसोल्यूशन प्रेसिपिटेशन थ्योरी, जिसे क्रिस्टलाइजेशन थ्योरी भी कहा जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा थ्योरी फॉलो की जाती है जिप्सम प्रोडक्ट के सेटिंग प्रोसेस से रिलेटेड, वो है क्रिस्टलाइजेशन थ्योरी, जिसे डिसोल्यूशन प्रेसिपिटेशन थ्योरी भी कहा जाता है।
इसीलिए हम यहाँ पे इस लेक्चर में सिर्फ डिसोल्यूशन प्रेसिपिटेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे और बाकी दो थ्योरीज को डिस्कस नहीं करेंगे। और वो स्टूडेंट्स जो कि मेकेप को फॉलो कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि ये डिसोल्यूशन प्रेसिपिटेशन थ्योरी तो नहीं डिस्कस की हुई, वहाँ तो क्रिस्टलाइजेशन थ्योरी का कुछ नहीं बताया हुआ, लेकिन उन्होंने जो सेटिंग प्रोसेस बताया हुआ है वो बेसिकली यही डिसोल्यूशन प्रेसिपिटेशन थ्योरी वाला ही बताया हुआ है। तो इसीलिए जो है वो हम इस लेक्चर में भी यही थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इसी की बेस पे जिप्सम प्रोडक्ट के सेटिंग रिएक्शन को समझेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि जैसे ही जिप्सम प्रोडक्ट यानी कि डेंटल प्लास्टर, डेंटल स्टोन या इम्प्रूव स्टोन जो कि पाउडर की फॉर्म में डिस्पेंस किए जाते हैं, उन्हें वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो किस तरह से जिप्सम जो है वो एक फ्लूइड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ये अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे ही जिप्सम प्रोडक्ट जो कि पाउडर की फॉर्म में डिस्पेंस किया गया है उसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो वो जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो कि जिप्सम प्रोडक्ट में प्रेजेंट है यानी कि डेंटल प्लास्टर, डेंटल स्टोन, इम्प्रूव स्टोन में, वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट वाटर में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, डिसोल्यूट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी जो वाटर में सॉलिबिलिटी होती है वो 0.8% होती है। जैसे जैसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट डिसोल्यूट हो रहा होता है, सोल्यूबलाइज हो रहा होता है वाटर में, कैल्शियम और सल्फेट आयन रिलीज हो रहे होते हैं और वो जो सोल्यूशन होता है जिप्सम प्रोडक्ट और वाटर का, ये हाइपर सैचुरेट हो जाता है कैल्शियम और सल्फेट आयन से। ये कैल्शियम और सल्फेट आयन फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है सेटिंग रिएक्शन का कि जैसे ही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट हुए हैं, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट की सॉलिबिलिटी होती है सिर्फ 0.2%। यानी कि हमने डिस्कस किया कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की 0.8% है, वो ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, लेकिन डाइहाइड्रेट की सिर्फ 0.2% होती है। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होते हैं ये उस सोल्यूशन में ज़्यादा देर तक डिसॉल्व नहीं रह सकते, उनकी जैसे ही सॉलिबिलिटी लिमिट, क्योंकि है ही बहुत कम 0.2%, तो फ़ौरन ही एक्सीड कर जाती है। तो जैसे ही सॉलिबिलिटी लिमिट एक्सीड कर जाती है, डाइहाइड्रेट यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट प्रेसिपिटेट करते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं आउट ऑफ सोल्यूशन। तो जैसे ही कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट प्रेसिपिटेट होते हैं आउट ऑफ द सोल्यूशन, ये एक्ट करते हैं न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे, क्योंकि अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जिप्सम प्रोडक्ट भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनका जो सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस होता है यानी कि लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो हमेशा न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनते हैं। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है जो कि रिएक्शन के थ्रू यानी कि जो रिएक्शन में यानी कि जो केमिकल रिएक्शन जिसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ है, तो वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जैसे ही प्रेसिपिटेट करता है आउट ऑफ द सोल्यूशन, ये बना लेता है न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि जिप्सम प्रोडक्ट किस तरह से बनाए जाते हैं, जिप्सम को हीट करके। तो जब जिप्सम को हीट करते हैं तो मेजॉरिटी जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अनकन्वर्टेड डाइहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो वो अनकन्वर्टेड डाइहाइड्रेट भी न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझने की नीड है कि ये जो न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बना रहा है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जितने फॉर्म हो रहे हैं रिएक्शन में यानी कि रिएक्शन के थ्रू कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है इसके थ्रू जितने भी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बन रहे हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बनाते, बल्कि उनमें से कुछ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो कि स्टेबलाइज हो जाते हैं और न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनाते हैं। तो जैसे ही न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होना शुरू हो जाता है यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट प्रेसिपिटेट करता है आउट ऑफ द सोल्यूशन, न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनते हैं और ये न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं जिनके अराउंड फर्दर डाइहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आके अरेंज होते हैं और क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि एक न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से एक यूनिट सेल यानी कि एक क्रिस्टल बनता है। और आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अराउंड किस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, स्फेरोलाइटिक ग्रोथ के थ्रू, यानी कि हर डायरेक्शन में आके जो है वो न्यूक्लियाई क्रिस्टलाइजेशन के अराउंड फर्दर जो है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अरेंज हो रहे होते हैं।
और ये जो न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन के अराउंड कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आके अरेंज हो रहे होते हैं, इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और जैसे जैसे ये डाइहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, ये क्रिस्टल भी ग्रो करते जाते हैं। और ये क्रिस्टल तब तक ग्रोथ करते रहते हैं जब तक ये एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में ना आ जाए, जैसा कि आप फिगर सी में देख सकते हैं। तो इस तरह से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि जिप्सम सेटिंग प्रोसेस के थ्रू जब कन्वर्ट होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में, तो इस तरह से उसका क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है। और अब यहाँ पे हमारी एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि ये जो जिप्सम प्रोडक्ट है जब ये सेट होता है तो सेट फॉर्म में इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसका। तो अब यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये जो डिसोल्यूशन प्रेसिपिटेशन थ्योरी का जो नेम है वो किस वजह से आया है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को वाटर के साथ मिक्स करते हो तो पहले डिसोल्यूशन होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट डिसॉल्व होता है वाटर में। जैसे ही वो डिसॉल्व होता है, कन्वर्ट होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में, वो प्रेसिपिटेट करता है आउट ऑफ द सोल्यूशन। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट प्रेसिपिटेट करता है आउट ऑफ द सोल्यूशन, इसीलिए इस थ्योरी का नाम डिसोल्यूशन प्रेसिपिटेशन थ्योरी रखा गया है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, इंक्रीज वाटर पाउडर रेशियो। क्योंकि हमने मैनिपुलेशन में डिस्कस किया था वाटर पाउडर रेशियो को कि डेंटल स्टोन के लिए ये वाटर पाउडर रेशियो यूज़ करते हैं, डेंटल प्लास्टर के लिए ये वाटर पाउडर रेशियो को यूज़ करते हैं। तो हम ये वाटर पाउडर रेशियो को स्ट्रिक्टली क्यों इतना फॉलो कर रहे होते हैं? स्ट्रिक्टली इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं वाटर पाउडर रेशियो को क्योंकि अगर आपने इंक्रीज वाटर ले लिया, यानी कि जितना वाटर रिकमेंडेड है पर 100 ग्राम डेंटल स्टोन या प्लास्टर से, अगर आपने उस रेशियो से ज़्यादा, उस अमाउंट से ज़्यादा वाटर यूज़ कर लिया, तो होता ये है कि जब आप ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं, यानी कि आपने वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी और पाउडर की कंसंट्रेशन कम कर दी, तो पाउडर की कंसंट्रेशन जब आपने कम कर दी तो यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की कंसंट्रेशन कम हो गई। जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की कंसंट्रेशन कम हो गई तो यानी कि कम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कन्वर्ट हो रहे हैं डाइहाइड्रेट में। तो जब कम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कम कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि कम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बन रहे हैं, तो यानी कि कम न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन बनेंगे। और जब कम न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन बनेंगे तो ऑब्वियसली किस तरह से होगा कि अगर ये मटेरियल है और कम न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन बन रहे हैं तो एक न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इन्हीं के अराउंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो फिर ये होगा कि जो क्रिस्टल फॉर्म होंगे उस सॉलिड जिप्सम में, तो उनमें क्या होगा कि उन क्रिस्टल के बीच में गैप प्रेजेंट होगा, पोरोसिटीज प्रेजेंट होंगी। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि देख सकते हैं कि क्रिस्टल एक दूसरे से दूर दूर होंगे और उनके बीच में गैप होगा। तो इसकी वजह से जो सेट जिप्सम प्रोडक्ट मटेरियल होता है, यानी कि सेट प्लास्टर है या सेट स्टोन है, जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं जब ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्रिस्टल्स के बीच में गैप आ जाता है, पोरोसिटीज़ आ जाती हैं और मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। इसलिए जब भी जिप्सम प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे होंगे तो वाटर पाउडर रेशियो पे बहुत एम्फेसाइज किया हुआ होता है कि एग्जैक्टली वही वाटर पाउडर रेशियो यूज़ करें जो कि इनके लिए रिकमेंडेड होता है। क्योंकि इंक्रीज वाटर पाउडर रेशियो को आपने साइड इफेक्ट देख लिया कि क्या होता है कि इंक्रीज वाटर पाउडर रेशियो जब आप यूज़ करते हैं तो हेमीहाइड्रेट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। हेमीहाइड्रेट की कम हो गई तो ऑब्वियसली जो हेमीहाइड्रेट डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी कम हो गए, तो न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन कम बनते हैं, क्रिस्टल्स दूर दूर बनते हैं। और जब क्रिस्टल्स के बीच में गैप प्रेजेंट होता है इसका मतलब कि पोरोसिटीज प्रेजेंट है मटेरियल में, तो मटेरियल की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती। जैसे ही डेंटल प्लास्टर या डेंटल स्टोन यानी कि जो जिप्सम प्रोडक्ट होते हैं उनको वाटर के साथ आपने मिक्स कर दिया है, तो मिक्सिंग के बाद इनको फ़ौरन यूज़ कर लेना चाहिए क्योंकि इनकी विस्कोसिटी जो है वो फ़ौरन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और 2 सेटिंग टाइम्स जो है वो इनके आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, यानी कि ड्यूरिंग सेटिंग 2 डिस्टिंक्ट सेटिंग टाइम्स जो है वो आपको मिलते हैं। सबसे पहला होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल के डेंटल प्लास्टर या डेंटल स्टोन को वाटर के साथ मिक्स किया तो मटेरियल उस वक्त जैसे ही आपने उसे 60 सेकेंड्स के लिए मिक्स किया उस वक्त वो क्या होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, बहुत फ्लो कर रहा होता है। तो आपने उसी वक्त जिस पर्पज़ के लिए उसे मिक्स किया था उसे यूज़ कर लेना होता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि मटेरियल जो है वो उसकी
विस्कोसिटी इंक्रीज होती है और मटेरियल जो है वो डेवलप हो जाता है एज अ वीक सॉलिड। वीक सॉलिड क्या होता है कि मटेरियल इस तरह से बिहेव करता है कि वो फ्लो नहीं कर रहा होता, लेकिन आप उससे कट कर सकते हैं और कार्व कर सकते हैं। तो ये जो टाइम जिसमें मटेरियल फ्लो नहीं कर रहा लेकिन आप उससे कट कर सकते हैं और कार्व कर सकते हैं, ये इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम वो सेटिंग टाइम होता है जिसमें डेंटल प्लास्टर या डेंटल स्टोन यानी कि जिप्सम प्रोडक्ट वीक सॉलिड के तौर पे बिहेव करता है, यानी कि वो फ्लो तो नहीं करेगा लेकिन आप उससे कट कर सकते हैं और कार्व कर सकते हैं। तो ये जो टाइम होता है इसे इनिशियल सेटिंग टाइम कहा जाता है। और फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जिसमें जिप्सम प्रोडक्ट यानी कि डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन इतना हार्ड हो चुका होता है कि आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने उससे मॉडल या डाई बनाया है तो आप उसके ऊपर अपना जो भी प्रोसेसेस या अप्लायंस बनाने का स्टेप है यानी कि वैक्सअप करना है तो आप वैक्सअप करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम में वो वीक सॉलिड के तौर पर बिहेव करते हैं और आप उसे कार्व और कट कर सकते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब मटेरियल इतना सफिशिएंटली हार्ड हो जाता है कि आप उसके ऊपर अपना डिज़ायर्ड काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो दो सेटिंग टाइम होते हैं वो इनके सेटिंग के प्रोसेस में आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। अब डिस्कस करते हैं जिप्सम प्रोडक्ट्स की सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को, यानी कि डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन की सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को। तो वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं जिप्सम प्रोडक्ट की सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को वो ये हैं कि प्रेजेंस ऑफ अनकन्वर्टेड डाइहाइड्रेट, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट, एज ऑफ द जिप्सम मटेरियल एंड स्टोरेज कंडीशंस प्रायर टू यूज़। अब एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हम वो फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं जिप्सम प्रोडक्ट की सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को, यानी कि सेटिंग प्रोसेस को। जैसा कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि जिप्सम को जब हीट करते हैं तो वो जिप्सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। अगर आपने बिल्कुल सही टेम्परेचर फॉलो किया भी है तो सारे का सारा जो जिप्सम होता है यानी कि सारे का सारा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ अनकन्वर्टेड डाइहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आपने मटेरियल को जो है वो अंडर हीट कर दिया यानी कि डिज़ायर्ड हीट ही नहीं दी, तो फिर तो ये होता है कि जो जिप्सम प्रोडक्ट आपके पास आता है यानी कि डेंटल प्लास्टर और स्टोन, तो उसमें अनकन्वर्टेड डाइहाइड्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसे हीट ही नहीं मिली थी सही से। तो इसी तरह से ये होता है कि जब आप मटेरियल को हीट करते हैं, सही टेम्परेचर पे ही आपने हीट किया है, तो फिर भी उसमें एनहाइड्राइड प्रेजेंट होते हैं यानी कि कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट होते हैं जिनके पास कोई मॉलिक्यूल नहीं होता वाटर का, वो भी बनते हैं आपके पास। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली जिप्सम को ओवर हीट कर दिया तो इन एनहाइड्राइड की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी अनकन्वर्टेड डाइहाइड्रेट और एनहाइड्राइड दोनों सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करते हैं, और वो किस तरह से करते हैं अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर अनकन्वर्टेड डाइहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है। अनकन्वर्टेड डाइहाइड्रेट किसके तौर पे एक्ट करते हैं, सेंटर ऑफ न्यूक्लिएशन के तौर पे, यानी कि न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन बनाते हैं। तो जब अनकन्वर्टेड डाइहाइड्राइड मटेरियल में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो ज़्यादा न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन बनते हैं और मटेरियल की सेटिंग प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है, मटेरियल जल्दी सेट होता है। तो इसीलिए हमने मैनिपुलेशन के दौरान एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी जिप्सम प्रोडक्ट यानी कि डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन को मिक्स कर रहे हो तो बाउल और स्पैचुला अच्छे से क्लीन होना चाहिए। उसका रीज़न ही यही होता है कि वो इसलिए क्लीन होना चाहिए कि अगर उसमें सेट मटेरियल प्रेजेंट होगा यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट सेट मटेरियल, तो वो न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन के तौर पर एक्ट करता है और मटेरियल के सेटिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। इसलिए बाउल और स्पैचुला का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्राइड यानी कि एनहाइड्राइड की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जिप्सम प्रोडक्ट में, तो क्या होता है कि ये एनहाइड्राइड हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये जैसे ही वाटर में कांटेक्ट में आते हैं बहुत तेज़ी से उसके साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं और बहुत तेज़ी से हेमीहाइड्रेट और डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इतना तेज़ी से सेटिंग प्रोसेस होता है कि वो समटाइम्स जो है वो ऑपरेटर यानी कि जो हैंडल कर रहा है उस मटेरियल को, उसके लिए उसे यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ है कि जब भी जिप्सम को जिप्सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं हीट करके, तो जो न्यूली फ्रेश बैजेस होते हैं यानी कि जो आपने उसी वक्त जो जिप्सम से जिप्सम प्रोडक्ट बनाए हैं, तो उनमें एनहाइड्राइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जो फ्रेशली प्रोड्यूस प्लास्टर होते हैं उनमें एनहाइड्राइड की कंसंट्रेशन वैसे ही ज़्यादा होती है, चाहे आप उसे ओवर हीट करें या ना करें। तो इसका सलूशन ये किया जाता है कि मटेरियल को जो प्लास्टर डेंटल प्लास्टर या डेंटल स्टोन प्रोड्यूस किया है, फ्रेशली प्रोड्यूस प्लास्टर और स्टोन को थोड़े अरसे के लिए स्टोर किया जाता है
ताकि वो स्टोर इसलिए करते हैं कि जो एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो मटेरियल उसे एब्जॉर्ब कर ले और वो एनहाइड्राइड से हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए एज ऑफ द जिप्सम मटेरियल से भी मुराद यही है कि कभी भी फ्रेशली प्रोड्यूस प्लास्टर और स्टोन इसलिए यूज़ नहीं करते कि उनमें एनहाइड्राइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सेटिंग प्रोसेस बहुत एक्सेलरेट हो जाता है। इसलिए मटेरियल को हमेशा थोड़ा मेच्योर करते हैं, एजिंग होने देते हैं उसमें, ताकि वो सराउंडिंग का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन एक और चीज़ ये होती है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में स्टोर करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि और बहुत ज़्यादा देर तक भी स्टोर करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया है, उसे आपने ह्यूमिड एनवायरनमेंट में भी स्टोर रखा हुआ है और बहुत लंबे अरसे तक स्टोर रखा हुआ है, तो वो जो हेमीहाइड्रेट होते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उनकी सरफेस पे रिएक्शन हो जाता है मॉइस्चर से दोबारा, और वो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट की जो है वो लेयर बन जाती है उस मटीरियल के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो जाती है वाटर के साथ। क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि डाईहाइड्रेट और वाटर, डाईहाइड्रेट की बहुत ही लिमिटेड सॉलिबिलिटी होती है वाटर में, तो इसलिए स्टोर करते हैं, एजिंग करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में अवॉइड करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वो लेक्चर क्लियर हो रहा होगा। अब डिस्कस करते हैं जिप्सम प्रोडक्ट के सेटिंग टाइम को, कि जिप्सम प्रोडक्ट के सेटिंग टाइम को किस तरह से मेजर किया जा सकता है, ये किस तरह से इवैल्यूएट किया जा सकता है। 2-3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू जिप्सम प्रोडक्ट के सेटिंग टाइम को इवैल्यूएट किया जाता है, यानी कि डिटरमाइन किया जाता है, या जिससे पता चलता है कि मटेरियल सेट हुआ है या नहीं हुआ है। एक होता है लॉस ऑफ सरफेस ग्लॉस, यानी कि जैसे ही जब आप मटेरियल को मिक्स करते हैं, जब वो फ्लूइड स्टेट में होता है, तो मटेरियल में एक ग्लॉस होती है, एक शाइन होती है। अगर आपने अब तक प्रैक्टिकल कर लिया है तो आपको आइडिया होगा, नहीं किया है तो आप थोड़ा सा प्लास्टर जो है वो मिक्स करके देख सकते हैं कि इनिशियली मटेरियल में एक शाइन होती है, लेकिन जैसे जैसे हेमीहाइड्रेट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और डाईहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं, और जैसे जैसे एक्सेस वाटर जो है वो सेटिंग रिएक्शन में कंज्यूम होता जाता है, तो मटेरियल का ग्लॉस ख़त्म हो जाता है। तो ये जो लॉस ऑफ ग्लॉस होता है, ये इंडिकेट करता है इनिशियल सेटिंग को, यानी कि मटेरियल अब वीक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो लॉस ऑफ सरफेस ग्लॉस है, ये सिंपली ये बताता है कि इनिशियल सेटिंग जो है वो हो गई है, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम तक पहुंच गए, मटेरियल वीक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। फाइनल सेटिंग टाइम का अंदाज़ा आप इस लॉस ऑफ सरफेस ग्लॉस से नहीं लगा सकते। इसके बाद आ जाता है जो दूसरा मेथड है जिसके ज़रिए सेटिंग टाइम को मेजर किया जाता है, वो है टेम्परेचर राइज। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की जो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट में कन्वर्जन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें हीट रिलीज़ होती है। तो यानी कि अगर आपने मटेरियल को मिक्स किया है, चाहे डेंटल प्लास्टर या डेंटल स्टोन है, फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो इम्प्रेशन के ऊपर पोर किया है मॉडल या कास्ट बनाने के लिए, तो आपने जैसे ही मिक्स कर दिया है, पोर कर दिया है, आप थोड़े टाइम बाद 5 से 7 मिनट बाद जब आप उस पर हाथ रखेंगे तो वो बहुत ही हॉट फील हो रहा होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर उस मटेरियल का बहुत ज़्यादा राइज हो गया होता है। तो ये जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि मटेरियल जो है वो अपने फाइनल सेटिंग टाइम की तरफ अप्रोच कर रहा है। इनिशियल सेटिंग टाइम में इतना टेम्परेचर राइज नहीं होता, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, टेम्परेचर शो हो रहा है यहाँ पे, और ये टाइम आफ्टर मिक्सिंग। तो इनिशियल आई और एफ इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई जो कि इनिशियल सेटिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इतनी हीट रिलीज़ नहीं होती, ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही है, यानी कि मटीरियल को आपने टच किया और वो बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि मटीरियल अप्रोच कर रहा है अपने फाइनल सेटिंग टाइम की तरफ। लेकिन लॉस ऑफ सरफेस ग्लॉस की तरह टेम्परेचर राइज से भी बहुत एक्यूरेटली जिप्सम प्रोडक्ट के सेटिंग टाइम का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, यानी कि इससे एक्यूरेटली सेटिंग टाइम डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इससे सिर्फ ये आइडिया हो जाता है कि हाँ, मटेरियल जो है वो अब फाइनल सेटिंग टाइम की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब जो सबसे एक्यूरेट और सबसे रिलायबल मेथड है जिसके थ्रू जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कि हाँ, अब जिप्सम प्रोडक्ट जो है वो सेट हो गया है या नहीं हुआ है, यानी कि उसके सेटिंग टाइम को जिप्सम प्रोडक्ट यानी कि डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन के सेटिंग टाइम को डिटरमाइन करने के लिए जो सबसे रिलायबल और सबसे ऑथेंटिक और सबसे एक्यूरेट मेथड है वो है पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट में निडल्स यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि इस तरह से निडल यूज़ करते हैं, अगर मटेरियल जो है वो पेनिट्रेट हो गया निडल से तो इसका मतलब है कि वो सेट नहीं हुआ है, और अगर वो मटेरियल जो है वो रेजिस्ट करता है पेनिट्रेशन को, यानी कि निडल से पेनिट्रेट नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि मटेरियल सेट हो गया है। तो ये सबसे रिलायबल, सबसे एक्यूरेट मेथड होता है मटेरियल के सेटिंग टाइम को इवैल्यूएट करने का। और जिप्सम प्रोडक्ट के लिए जो 2
पेनिट्रेशन टेस्ट यूज़ किए जाते हैं वो है गिलमोर टेस्ट और वाइकार्ट टेस्ट। अब इन दोनों टेस्ट को देख लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। इन दोनों टेस्ट की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे हम, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, इस टेस्ट के थ्रू सेटिंग टाइम का पता किस तरह से चलता है। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले गिलमोर टेस्ट को कि किस तरह से गिलमोर टेस्ट के थ्रू जिप्सम के सेटिंग टाइम को डिटरमाइन किया जाता है या इवेलुएट किया जाता है। तो गिलमोर टेस्ट में बेसिकली दो तरह के इंडेंटर्स यूज़ होते हैं। इंडेंटर्स भी कह सकते हैं, निडल भी कह सकते हैं, मोर एप्रोप्रिएट टर्म जो है वो इंडेंटर है। तो दो तरह के इंडेंटर यूज़ किए जाते हैं। ए में आप देख सकते हैं, फिगर ए में हैवी इंडेंटर है, और एक जो फिगर बी में आप देख सकते हैं कि ये लाइटर इंडेंटर है। दोनों की टिप में भी डिफरेंस होता है। जो हैवी इंडेंटर की टिप जो है वो स्मॉल होती है और लाइटर इंडेंटर की टिप जो है वो लार्ज होती है। तो अब गिलमोर टेस्ट से किस तरह से मटेरियल के सेटिंग टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता है? गिलमोर टेस्ट के थ्रू इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दोनों को इवेलुएट किया जाता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब मटेरियल के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो लाइटर निडल को सपोर्ट कर सकता है। यानी कि अगर आपने डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद आपने उस मटेरियल को जो था वो सेट होने के लिए रख दिया, जब उस टाइम पे जब आपने लाइटर निडल प्लेस की और वो लाइटर निडल उस मटेरियल को पेनिट्रेट ना करे, बल्कि वो मटेरियल जो है वो उससे पेनिट्रेट ना हो, बल्कि वो निडल उस मटेरियल की सपोर्ट पे खड़ी रहे, तो वो टाइम जो है वो इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम वो टाइम है जब मटेरियल के अंदर इतनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो सपोर्ट कर सकता है लाइटर निडल को। तो फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है कि फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब मटेरियल सपोर्ट करना शुरू कर देता है हैवी निडल को और उससे पेनिट्रेट नहीं होता। तो इस तरह से गिलमोर टेस्ट के थ्रू जिप्सम प्रोडक्ट के इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को डिटरमाइन किया जाता है। इसके बाद आ जाता है वाइकार्ट टेस्ट। वाइकार्ट टेस्ट में भी निडल यूज़ की जाती है जिसका 1 mm डायामीटर होता है और 300 ग्राम जो है वो फोर्स लगाई जाती है। और उसमें सेटिंग टाइम का किस तरह से पता चलता है कि वो जो निडल आप वाइकार्ट टेस्ट में यूज़ कर रहे हैं, जब वो मटेरियल में 2 mm से ज़्यादा पेनिट्रेट ना कर सके, तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल सेट हो गया है। यानी कि वाइकार्ट निडल टेस्ट में आप 1 मिलीमीटर डायामीटर की निडल यूज़ करते हैं और 300 ग्राम फोर्स में उसे पेनिट्रेट करवाते हैं। जब वो निडल 2 मिलीमीटर से ज़्यादा मटेरियल को पेनिट्रेट नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये होता है कि मटेरियल सेट हो गया है। और वाइकार्ट निडल टेस्ट के थ्रू जो जिप्सम का सेटिंग टाइम बनता है वो अराउंड 30 मिनट्स बनता है। यानी कि 30 मिनट्स पे मटेरियल में इतनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ आ जाती है या वो मटेरियल इतना हार्ड हो जाता है कि अगर आपने उसे इम्प्रेशन में पोर किया हुआ है तो आप उसे रिमूव करके अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग सेटिंग, यानी कि वो कौन कौन सी चेंजेस हैं जब जिप्सम फ्लूइड से सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उस वक्त कौन कौन सी चेंजेस उस मटेरियल में हो रही होती हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 3 तरह की चेंजेस हो रही होती हैं मटेरियल में जब वो फ्लूइड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि हीट जो है वो रिलीज़ होती है। और मैक्सिमम हीट कब रिलीज़ हो रही होती है? जब फाइनल हार्डनिंग हो रही होती है, यानी कि मटेरियल जब फाइनल सेटिंग टाइम को अप्रोच कर रहा होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो फिजिकल चेंज प्रोड्यूस हो रहा होता है मटेरियल में वो है सेटिंग एक्सपेंशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन के अराउंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा होता है और बहुत सारे, यानी कि थाउजेंड्स में न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन बन रहे हैं तो 1000 में क्रिस्टल्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं। तो वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है, हमने देखा था कि उसकी स्फेरुलाइटिक ग्रोथ होती है, आउटवर्ड ग्रोथ होती है। यानी कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाहर की तरफ पुश कर रहे होते हैं, एक दूसरे को आउटवर्ड पुश कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से मटेरियल में ओवरऑल एक्सपेंशन होती है। सेटिंग की वजह से जिप्सम प्रोडक्ट में एक्सपेंशन प्रोड्यूस होती है, जो कि डिपेंड करता है कि कौन सा जिप्सम प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो हर जिप्सम प्रोडक्ट में अलग अलग एक्सपेंशन होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में 0.3% है, डेंटल स्टोन में 0.08 है और इम्प्रूव स्टोन में 0.06 है। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो सेटिंग एक्सपेंशन है वो कितनी ज़्यादा है, डेंटल स्टोन की कम है और इम्प्रूव स्टोन की उससे भी कम है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी जिप्सम फ्लूइड से सॉलिडिफाई हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ये जो इसकी फ्लूइड से सॉलिड में कन्वर्जन होती है वो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू होती है। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि क्रिस्टल्स आउटवर्ड ग्रोथ करते हैं, स्फेरुलाइटिक ग्रोथ होती है, आउटवर्ड ग्रोथ होती है, क्रिस्टल्स एक दूसरे को पुश करते हैं, जिसकी वजह से ड्यूरिंग सेटिंग जो है वो एक्सपेंशन होती है मटीरियल में।
तीसरा जो फिजिकल चेंज मटेरियल जिप्सम प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो सकता है सेटिंग के दौरान, वो है हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। जब भी जिप्सम प्रोडक्ट फ्लूइड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ड्यूरिंग सेटिंग अगर आप इसे वाटर में प्लेस कर देंगे तो ज़्यादा एक्सपेंशन होती है। वो क्यों होती है कि जो एक्सेस वाटर होता है वो जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके बीच में आ जाता है और उनको फर्दर एक दूसरे से पुश कर देता है, दूर कर देता है, जिसकी वजह से मटेरियल में एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि ड्यूरिंग सेटिंग अगर आप डेंटल प्लास्टर, डेंटल स्टोन, इम्प्रूव स्टोन को वाटर में प्लेस कर देंगे तो ये जो सेटिंग एक्सपेंशन होती है ये और इंक्रीज हो जाती है, बल्कि कहते हैं कि डबल हो जाती है। और ये एक्सेस वाटर बेसिकली क्या करता है कि क्रिस्टल्स के बीच में स्पेसिस को इंक्रीज कर देता है और वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक दूसरे को और फर्दर पुश करते हैं और मटेरियल को एक्सपेंड करवाते हैं। ये जो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन है, ये जब हम बात करते हैं कि मॉडल और कास्ट मटेरियल्स के लिए, मॉडल और डेंटल कास्ट मटेरियल्स के लिए, यानी कि जिप्सम प्रोडक्ट का फंक्शन जब भी हम मॉडल और डेंटल कास्ट के तौर पे देखते हैं तो हमें उस वक्त तो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो हमने डिस्कस किया कि एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए। ये जो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन वाली ये प्रॉपर्टी है, इसे स्पेसिफिकली यूटिलाइज़ किया जाता है डेंटल इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में, जो कि जब हम इन्वेस्टमेंट और कास्टिंग का लेक्चर करेंगे तो हम ये वाला पर्पस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ किया जाता है। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए कि ड्यूरिंग सेटिंग मटीरियल यानी कि जिप्सम प्रोडक्ट एक्सपेंड करता है, लेकिन अगर उसे वाटर में प्लेस कर देंगे तो ये एक्सपेंशन और इंक्रीज़ हो जाती है, बल्कि डबल हो जाती है। अब डिस्कस करते हैं कि जिप्सम प्रोडक्ट के सेटिंग टाइम को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जिप्सम प्रोडक्ट के सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो फैक्टर्स जो कि मैन्युफैक्चरर कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो फैक्टर्स जो कि ऑपरेटर कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर कंट्रोल फैक्टर्स कौन से हैं जो कि सेटिंग टाइम को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि मैन्युफैक्चरर कंट्रोल करते हैं, जो कि अफेक्ट कर सकता है सेटिंग टाइम को, वो है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लिएटिंग एजेंट। यानी कि जो भी जिप्सम प्रोडक्ट यानी कि डेंटल प्लास्टर, डेंटल स्टोन, इम्प्रूव स्टोन का पाउडर आपके पास आ रहा है, उसमें जो न्यूक्लिएटिंग एजेंट यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट की कंसंट्रेशन मैन्युफैक्चरर के हाथ में होती है। वो चाहे तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दे पाउडर में, चाहे तो कम कर दे। तो ये मैन्युफैक्चरर इस तरह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जो न्यूक्लिएटिंग एजेंट यानी कि डाइहाइड्रेट की कंसंट्रेशन पाउडर में ज़्यादा होगी तो मटेरियल में एक्सेलरेट हो जाएगी, मटेरियल का सेटिंग प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ी से होगा। और अगर कम होगी तो फिर उतना तेज़ी से नहीं होगा, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर केमिकल एक्सेलरेटर्स भी ऐड करते हैं, लाइक पोटेशियम सल्फेट, जो कि इंक्रीज़ कर देता है हेमीहाइड्रेट की सॉलिबिलिटी को, जिसकी वजह से वो इंक्रीज़ कर देता है यानी कि एक्सेलरेट कर देता है सेटिंग प्रोसेस को। फिर मैन्युफैक्चरर्स रिटार्डर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि सेटिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए, और रिटार्डर ऐड किया जाता है यूजुअली बोरेक्स जिप्सम प्रोडक्ट में, उसकी सेटिंग को डी एक्सेलरेट करने के लिए यानी कि रिटार्ड करने के लिए। तो ये वो फैक्टर्स हैं यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लिएटिंग एजेंट, केमिकल एक्सीलरेटर, रिटार्डर, जो कि मैन्युफैक्चरर के हाथ में होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर कंट्रोल फैक्टर्स हैं ये। फिर ऑपरेटर कंट्रोल फैक्टर्स कौन से? ऑपरेटर किन फैक्टर्स के थ्रू जो है वो सेटिंग टाइम को कंट्रोल कर सकता है जिप्सम प्रोडक्ट के? एक फैक्टर आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का जो एक मिसकॉन्सेप्शन होता है वो ये होता है सबका कि अगर गर्म पानी यूज़ करेंगे तो जल्दी सेट हो जाएगा और कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे तो देर से सेट होगा, वरना अगर थ्योरेटिकली बात की जाए तो वो टेम्परेचर का सेटिंग टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बहुत ही, अगर होगा भी तो बहुत ही मिनिमल या नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जिप्सम का जो सेटिंग प्रोसेस है वो दो स्टेप्स के थ्रू होता है, डिसोल्यूशन, प्रेसिपिटेशन। यानी कि डिसोल्यूशन किसकी हो रही है? हेमीहाइड्रेट की, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की। और प्रेसिपिटेशन किसकी हो रही है? यानी कि क्रिस्टलाइजेशन किसकी हो रही है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट की। तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा, कि जिप्सम प्रोडक्ट का फॉर एग्जाम्पल के सेटिंग टाइम है 10 मिनट्स का। 5 मिनट्स जो है वो उससे डिसोल्यूशन में लगते हैं और 5 मिनट्स लगते हैं उससे प्रेसिपिटेशन में। सबसे ईजी करके समझते हैं। तो क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो डिसोल्यूशन जो है वो तेज़ी से होती है, यानी कि हो सकता है कि 5 मिनट्स के बजाय 3 मिनट में डिसोल्यूशन हो रही है। लेकिन जो प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन है फिर वो 5 मिनट से इंक्रीज़ होकर 7 मिनट पे आ जाती है। तो ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट्स ही लग रहा है, यानी कि सेटिंग टाइम पे इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आ रहा।
क्योंकि टेम्परेचर ने क्या किया है, अगर डिसोल्यूशन को एक्सेलरेट कर दिया है तो प्रेसिपिटेशन यानी कि क्रिस्टलाइजेशन को डिक्रीज कर दिया है, रिटार्ड कर दिया है। तो इसकी वजह से टेम्परेचर का जो ओवरऑल इफेक्ट होता है सेटिंग टाइम पे वो बिल्कुल ही मिनिमल या नेग्लिजिबल होता है। फिर आ जाते हैं हम वाटर पाउडर रेशियो पे। वाटर पाउडर रेशियो का जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आप वाटर पाउडर रेशियो इंक्रीज़ कर देंगे यानी कि ज़्यादा वाटर लेंगे और पाउडर की कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा कि कम हेमीहाइड्रेट होंगे यानी कि कम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, तो कम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बनेंगे, कम न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। जब कम न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे तो देर से सेटिंग होगी, मटेरियल देर से सेट होगा, और सेट भी होगा तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसका कि क्रिस्टल्स बहुत दूर दूर होंगे, पोरोसिटीज़ होंगी, उन क्रिस्टल्स के बीच में गैप होगा प्रेजेंट। तो इस तरह से वाटर पाउडर रेशियो के ज़रिए सेटिंग टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि ज़्यादा वाटर अगर आप यूज़ करेंगे तो मटेरियल देर से सेट होगा, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस कहाँ पे आएंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, जो कि अभी हम आगे जाके प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर अब यहाँ पे आ जाता है मिक्सिंग टाइम। मिक्सिंग टाइम किस तरह से इफेक्ट करता है जिप्सम प्रोडक्ट की सेटिंग को, अब ये समझते हैं। मिक्सिंग टाइम अगर आप इंक्रीज़ कर देंगे, जैसा कि हमने मैनिपुलेशन में स्टडी किया था कि आपने बाउल और स्पैचुला लिया, पहले आपने बाउल में वाटर डाला, फिर आपने पाउडर डाला, 20 सेकेंड सोक होने दिया, फिर 60 सेकेंड आपको मिक्स करना है। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा मिक्स करते हैं यानी कि 60 सेकेंड के बाद मटेरियल मिक्स हो गया, फिर भी आप उसे मिक्स किए जा रहे हैं, तो ये एक्सिलरेट कर देता है सेटिंग। और किस तरह से एक्सिलरेट कर देता है कि वो जो डाइहाइड्रेट पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ये एक्सेस मिक्सिंग की वजह से एक न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन दो न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन में ब्रेक हो जाता है। तो यानी कि न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज़ हो रहे हैं, जब भी न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज़ होंगे तो सेटिंग जो है वो एक्सिलरेट हो जाएगी। तो इस तरह से मिक्सिंग टाइम यानी कि इंक्रीज मिक्सिंग टाइम जो है वो एक्सिलरेट कर देता है सेटिंग को। और ऑपोजिट का फिर ऑपोजिट इफेक्ट होता है, यानी कि डिक्रीज़ कर देंगे मिक्सिंग टाइम तो जो है वो रिटार्ड हो जाती है सेटिंग। तो हमने मैनिपुलेशन में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी जिप्सम प्रोडक्ट को मिक्स करते हैं तो यूनिडायरेक्शनल मिक्स करते हैं। उसका रीज़न हमने उस वक्त नहीं समझा था क्योंकि हम सेटिंग रिएक्शन नहीं स्टडी किया था हमने। उसका रीज़न अब हम समझेंगे कि यूनिडायरेक्शनल क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि जब भी आप जिप्सम प्रोडक्ट को यानी कि डेंटल प्लास्टर, डेंटल स्टोन, इम्प्रूव स्टोन को बाई डायरेक्शनल मिक्स करते हैं, यानी कि कभी आप उसे क्लॉकवाइज कर रहे हैं, कभी आप उसे एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो इसका नुकसान ये होता है कि जो न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन है यानी कि जो डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स हैं ये एक के बजाय दो में ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि एक न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन दो में डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह से बाकी भी जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो क्या होता है, न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जब इंक्रीज़ हो जाती है तो सेटिंग एक्सिलरेट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं जिप्सम प्रोडक्ट की सेटिंग प्रोसेस को। जैसा कि हमने डिस्कस कंट्रोल ऑफ सेटिंग एक्सपेंशन, जिप्सम प्रोडक्ट के सेटिंग एक्सपेंशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम जिप्सम को डेंटल इन्वेस्टमेंट मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें एक्सपेंशन रिक्वायर होती है, वहाँ पे मटेरियल बेशक एक्सपेंड करे, लेकिन जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं मॉडल या डेंटल कास्ट मटेरियल के तौर पे तो वहाँ तो हमें मटेरियल में बिल्कुल भी एक्सपेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो फिर मटेरियल की डायमेंशनल एक्यूरेसी इफेक्ट होती है। तो इसीलिए जो डेंटल प्लास्टर, डेंटल स्टोन, इम्प्रूव स्टोन, इन पे एंटी एक्सपेंशन एजेंट्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। और एंटी एक्सपेंशन एजेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो एक्सिलरेटर और रिटार्डर आप यूज़ कर रहे होते हैं जिप्सम प्रोडक्ट में, उनका एक सेकेंडरी फंक्शन ये होता है कि ये एंटी एक्सपेंशन एजेंट के तौर पे भी एक्ट करते हैं। तो वो एक्सिलरेटर और रिटार्डर के तौर पे भी एक्ट कर रहे होते हैं, दूसरा वो एंटी एक्सपेंशन एजेंट के तौर पे भी एक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि सेटिंग एक्सपेंशन को, यानी कि डेंटल प्लास्टर या डेंटल स्टोन या इम्प्रूव स्टोन की सेटिंग एक्सपेंशन को और रिड्यूस कर देते हैं। और सेटिंग एक्सपेंशन बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती वाटर पाउडर रेशियो को चेंज करने से या मिक्सिंग टाइम को चेंज करने से। एंटी एक्सपेंशन एजेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि जो है वो कंट्रोल कर सकें सेटिंग एक्सपेंशन को। इस लेक्चर में हमने अब जिप्सम प्रोडक्ट के सेटिंग रिएक्शन, सेटिंग प्रोसेस, सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जिप्सम को फिनिश करेंगे और डिस्कस करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन को।